जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नए चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 है सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, और ये जो है आप देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल मेथड जो कि आपका पेपर है ना, पेपर नंबर 8, उसी का ये जो है कि चैप्टर नंबर 3 है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और इससे पहले जो हम लोग का मतलब जो है कि चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 चल रहा था, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए इस पे ध्यान देंगे। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, इस चीज को समझने से पहले आपको कुछ तथ्यों पर गौर करना पड़ेगा जो कि आप लोग क्लास 11 12 में पढ़ करके आए हैं या फिर क्लास 9 10th में पढ़ करके आए हैं। तो देखिए, इन क्लास 10th यू लर्न सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस। आपने जो है कि क्लास 10th में, है ना, तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा होगा। और साथ ही साथ ये भी पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना, इन टू वेरिएबल्स, दो चरों में, दो वेरिएबल्स में आपने जो है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा होगा। देखिए, ये आपका जो है कि चैप्टर 3 में था, आप लोगों को याद होगा, है ना, चैप्टर 3.1 प्रश्नावली 3.1 3.2 एक्सरसाइज 3.1 3.2 एनसीईआरटी का बुक में ये था। तो ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। 2x + 8y = 9 ऐसा कुछ इक्वेशन होता था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते थे हम लोग और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते थे। 5x + 2y समथिंग ऐसा रहता था। दो वेरिएबल्स था, ठीक है, इन दोनों वेरिएबल्स का जो है कि मान पता करना था, वैल्यूज पता करना था। तो हम लोग इसको पता करने के लिए, x और y को निकालने के लिए हम लोग बहुत तरीके का मेथड लगाते थे। पहला जो है कि प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, जिसको जो है कि हम लोग एलिमिनेट करके लाते थे, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। और फिर वज्र गुणनफल विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, ये सब आप लोग पढ़ के आए होंगे, मुझे मालूम है, मतलब इस x और y का वैल्यू निकालने के लिए। तो देयर आर फॉलोइंग मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, वज्र गुणनफल विधि। तो इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है कि ये सब मेथड लगाया करते थे। अब बात ये है कि सॉल्व का मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि सॉल्व करना है ना, इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्विंग करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। इस प्रॉब्लम्स को, इन लीनियर इक्वेशंस को इन टू वेरिएबल्स में जो है इनको सॉल्यूशन करने का तरीका, सॉल्विंग करने का क्या मतलब निकलता है। तो इनका मतलब ये निकलता है, इससे कुछ x का वैल्यू आएगा, इससे कुछ y का वैल्यू आएगा, दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे आपस में, तो x और y का जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए x का वैल्यू 1 आया या 2 आया या 3 आया, कुछ भी आया, या y का वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आया, 1 आया 2 आया 3 आया, कुछ भी आया, तो वो x का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, वो x का वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे और y का वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। अगर x का वैल्यू यहाँ पर रखने पर और y का वैल्यू यहाँ पर रखने पर इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब क्या होता है कि 2x + 8y हम लोग ले लेंगे और उसमें x का वैल्यू को पुट करेंगे और y का वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर 9 आ जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ भाई, ये जो है कि x और y जो है कि वैल्यू है, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। फिर अगर x में भी, इसमें भी हमने पुट किया, जो x का मान आया, जो हमारा y का मान आया, हमने इक्वेशन नंबर 2 में भी LHS में x और y का मान पुट किया और जो सॉल्व करने के बाद हम लोग को 8 आया, तो फिर हम लोग कहेंगे कि RHS इसमें भी सेटिस्फाइड किया, RHS इसमें भी सेटिस्फाइड किया। इसका मतलब x और y जो है कि सॉल्यूशंस है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं x एंड y आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस 1 एंड 2, या फिर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2, है ना, सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तब हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर वही लिखा हूँ, मीनिंग इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए, मीनिंग क्या होता है, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने का मतलब क्या निकलता है। तो मीनिंग इज द वैल्यू ऑफ x एंड y सच दैट बोथ x एंड y सेटिस्फाई द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मतलब इन लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को, ये सिस्टम ही एक प्रकार का दो यहाँ पर मिल करके हैं, तो जब भी दो या दो से अधिक इक्वेशंस रहता है तो उसको सिस्टम कहते हैं। जिस प्रकार से जैसे आप लोग को मालूम होगा, सिस्टम आप लोग क्या जानते हैं, सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर, माउस, ये सब एक साथ मिल करके काम करता है। बहुत सारे डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस मिल करके एक ही काम को करता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। हम लोग को बॉडी भी जो है कि सिस्टम है, हम लोग को बॉडी में अलग अलग अंग है, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स है, पार्ट्स है, सभी मिल करके एक
ही काम को कर रहा है। जैसे कि अभी मान लीजिए मेरा आँख, मेरा नाक, मेरा मुंह सब मिल करके एक ही काम को कर रहा है, पढ़ा रहा है। आपको क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, ठीक है ना। सब मिल करके एक ही काम को कर रहा है, पढ़ा रहा है, एक टाइम में एक ही काम को कर रहा है। अभी लिखेंगे तो मेरा पूरा बॉडी जो है कि लिखने वाला काम करेगा। कैसे? तो मेरा दिमाग सोचेगा तो वो लिखेंगे, ठीक है ना। मेरा मसल्स भी उसकी ओर बढ़े चलेगा। मतलब पूरे जब अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स या अलग अलग पार्ट्स मिलकर के एक ही काम को करे तो उसको सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात है कि ये दोनों मिल करके एक ही काम को कर रहा है, ठीक है ना। मतलब एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और उसको निकालने के बाद यहाँ पर पुट करेंगे तो फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व सेटिस्फाइड करेगा। तो इसीलिए हम लोग इसको सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस कह रहे हैं, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ द इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। तो वही बात यहाँ पर लिखा हूँ, मीनिंग इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट बोथ एक्स एंड वाई सेटिस्फाइड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा अगर वो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, सिस्टम कहने का मतलब दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे, तभी हम लोग कहेंगे कि मैंने सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, है ना। मतलब सॉल्विंग का मतलब यही निकलता है ना, कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए जो भी एक्स और वाई का वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ टू लीनियर इक्वेशंस था। यहाँ पर क्या था? टू लीनियर इक्वेशंस था और टू वेरिएबल्स था, है ना। आप बोलेंगे सर ये सब क्या आप समझा रहे हैं? तो भाई थोड़ा सा धैर्य रखिए, ये स्टार्ट करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। तो देखिए यहाँ पर टू वेरिएबल्स है, देखिए एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है और दो यहाँ पर इक्वेशंस है। तब हम लोग सॉल्व कर दिए, है ना, इन मेथड्स के द्वारा। इसको इन तीन मेथड्स के द्वारा, किसी मेथड के द्वारा, किसी एक मेथड के द्वारा हमने इसको सॉल्व करके इसका एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये दो इक्वेशंस के बजाय आपको तीन इक्वेशंस मिल जाए, क्या बोला मैंने? इन दो इक्वेशंस के बजाय आपको तीन इक्वेशंस मिल जाए और दो वेरिएबल के बजाय तीन वेरिएबल्स मिल जाए, तब आप क्या कीजिएगा? देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका एग्जांपल दे दिया है। तो इन क्लास 12 आप, अच्छा रुकिए, जैसे दो वेरिएबल था, दो इक्वेशंस था, इसको सॉल्व करने का तरीका आप लोग जानते हैं। ये तीन में से कोई भी एक लगा दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब कहीं भी तीन इक्वेशंस रहे और तीन वेरिएबल्स रहे तो उसको सॉल्व करने का तरीका आपने क्लास 12 में सीखा था, है ना। कहाँ सीखा था? क्लास 12 में सीखा था। और दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका कहाँ पर सीखा था? 10th में सीखा था, ठीक है। तो देखिए, इन क्लास 12 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस, देन द सॉल्विंग मेथड्स आर। अच्छा, तब उस इक्वेशंस को, जैसा देखिए एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 4z, है ना, इक्वल टू 2, ऐसा कुछ ले लिया मैंने। और एक नाम दे देते चलिए 3x प्लस 4y प्लस 6z, है ना, इक्वल टू 1, है ना। ये दूसरा इक्वेशन ले लिया। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है। और एक इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेते हैं? 8x माइनस 7y प्लस कुछ भी ले लीजिए ना, 9z इक्वल टू 7, ऐसा कुछ ले लिए। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इस प्रकार के इक्वेशंस आपको दिया रहता था। और इन इक्वेशंस का वैल्यू x, y और z का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते थे? मैट्रिक्स मेथड। क्या इस्तेमाल करते थे? मैट्रिक्स मेथड। मतलब इन तीन वैल्यूज को निकालने का, एक्स, वाई और जेड का जो वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा इस्तेमाल करते थे? मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करते थे या फिर क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करते थे, है ना, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इन तीन इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन 1, 2, 3 और तीन वेरिएबल्स एक्स, वाई, जेड, इनके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्लास 12 में, आप लोग को याद होगा, मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करते थे या फिर क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करते थे, जिसको डिटर्मिनेंट मेथड भी कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा है कि सर क्रैमर्स रूल थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना। तो भाई आप लोग पढ़े होंगे क्रैमर्स रूल, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। क्रैमर्स रूल के मदद से हम लोग ना केवल तीन वेरिएबल और तीन इक्वेशंस वाले लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि हम लोग 4 इक्वेशंस और 4 वेरिएबल वाले, है ना, लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, क्रैमर्स रूल यानी कि डिटर्मिनेंट मेथड वैसा मेथड है जिसमें ना केवल 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि हम लोग 4 वेरिएबल्स, जैसे कि 4 वेरिएबल्स, है ना, और 4
4 वेरिएबल्स रहे और 4 इक्वेशंस रहे तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसका भी एक्स वाई जेड और भी जो भी जेड के बाद तो और कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या मान लेंगे उस वेरिएबल के लिए x1 x2 x3 x4, वैसे वेरिएबल्स को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्रैमर्स रूल की मदद से, है ना। मैट्रिक्स मेथड और मैट्रिक्स मेथड से सिर्फ 3 ही हो सकता है, लेकिन क्रैमर्स रूल से 4 का भी हो सकता है, ठीक है ना। और जनरली 5 का तो आपके बुक में नहीं दिया हुआ था क्लास 12th में, तो फिर मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप 5 का भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होना चाहिए, तो 5 नहीं होगा, 5 नहीं चलेगा। स्क्वायर कहने का मतलब जितना रो होना चाहिए उतना कॉलम होना चाहिए। तो 8/8 का मैट्रिक्स को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से, है ना। 4/4 का सॉल्व कर सकते हैं क्रैमर्स रूल की मदद से, लेकिन 4/5 का नहीं कर सकते हैं, है ना। 5/5 का कर सकते हैं, ठीक है ना, 5/5 का कर सकते हैं, क्या बोला मैंने, 5/5 का कर सकते हैं, 6/6 का कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात है, लेकिन 5/6 का नहीं हो सकता, 6/6 का नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ आप लोग पढ़ के आए होंगे ना। थोड़ा सा मैं मैट्रिक्स मेथड को इलेबोरेट करके बताना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, कि मैट्रिक्स मेथड के द्वारा कैसे आप सॉल्व करते थे, इसके बाद फिर स्टार्ट होगा। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा 2x + 3y + 4z = 2, ये जो 3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, द बिलो इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax = b, यानी कि यहाँ पर कोफिशिएंट, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा और ये आप देख सकते हैं जो x मैट्रिक्स होता था वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता था, ठीक है ना। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता था। और फिर हम लोग करते क्या थे, यहाँ पर x y z का वैल्यू निकालने के लिए करते क्या थे, आप लोग को याद होगा कि हम लोग ये फर्स्ट रॉ में ये जो यहाँ पर a11 के जो प्लेस पे हैं, इसको हम लोग क्या करते थे, कैसे भी इसको हमको 1 बनाते थे, मतलब जो a11 रॉ 1 कॉलम 1 में है उसको हम लोग 1 बनाते थे। और कैसे बनाते थे, अगर नहीं है 1 नहीं है तो r1 में हम लोग r1 को रहने देते थे, और है ना r1 में r1 को रहने देते थे। इसको किससे डिवाइड करेंगे कि ये 1 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये काम करते थे। फिर ये 1 हो जाता था, ये 3/2 हो जाता था और ये 2 हो जाता था। फिर इसी 1 के मदद से हम इसके नीचे वाले को 0 करते थे, और फिर इसी 1 के मदद से फिर हम इसके नीचे वाले 8 को भी 0 करते थे। तो ये चलता था रूल, मैं बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेस में, इसका भी मदद से हम लोग x y z का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते आइए सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को, है ना, सिस्टम ऑफ। अच्छा एक और बात देखिए बाबू, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि जैसे इस प्रकार के इक्वेशंस रहे 2x + 3y, है ना, 2x + 3y = 2, या फिर 4x - 5y = 7, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन से दो वेरिएबल से, ओके। अच्छा ये वाला देखिए 2x + 4y - 7z = 1, ऐसा मान लेते हैं, और 3x - 7y + 9z = 2, ऐसा मान लेते हैं, और ये 4x - 6y + 2z = 7, ऐसा कुछ मान लेते हैं। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, सुनिएगा बढ़िया से। देखिए ये 2 इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स है, 2 इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स है, तो इसका सॉल्यूशन, इसमें x और y जो छुपा हुआ है, x और y उसका वैल्यू निकालने के लिए आप क्लास 10th में इस चीज को सीख चुके हैं, ठीक है। अच्छा इसमें x और y z 3 वेरिएबल्स है और 3 इक्वेशंस है, तो इसमें का जो x y z है इसका भी वैल्यू निकालने का तरीका आपने क्लास 12th में सीख चुका है। एक्स वाई जेड का वैल्यू क्रैमर्स रूल से सीखा हुआ है और मैट्रिक्स मेथड से सीखा हुआ है। मैट्रिक्स मेथड ये हुआ और क्रैमर्स रूल जो है कि डिटरमिनेंट मेथड को कहते हैं। क्रैमर्स रूल क्या है, क्रैमर्स, ये सब आपको अभी नहीं जानना, ये सब आप लोग 12th में सीख के आ चुके हैं। क्या मैंने बोला, ये सब क्रैमर्स रूल क्या होता है क्या नहीं। अगर आपको तो भी दिक्कत है कि सर क्रैमर्स रूल बता दीजिए, क्लास 12th में नहीं पढ़े थे, तो बाबू यहाँ पर चिंता करने की ये बात नहीं है कि क्रैमर्स रूल आपको पूछा जाएगा, है ना। आपको इस सेमेस्टर 4 में जो है कि क्रैमर्स रूल नहीं पूछा जाएगा, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर सीखना चाहते हैं तो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेंदी पड़ता है, ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर बात को समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
देखिए दो वेरिएबल्स है और दो इक्वेशंस है, तो सॉल्यूशन करने का आपको मेथड मालूम है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अच्छा, इसको सॉल्व करने का आपको तरीका मालूम है, जो है कि पहला जो तरीका है मैट्रिक्स मेथड, दूसरा तरीका क्रैमर्स रूल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बात है कि 3 वेरिएबल्स रहे और 3 इक्वेशंस रहे, तब तो जानते हैं आप तरीका को सॉल्व करने, है ना। लेकिन अगर 4 वेरिएबल रहे, क्या बोला मैंने, 4 वेरिएबल रहे और 4 इक्वेशंस रहे, तो फिर क्या कीजिएगा, तो भी आपका क्रैमर्स रूल से सॉल्व हो जाएगा, तो भी आपका क्रैमर्स रूल से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन n वेरिएबल्स रहे, यहां पर आप बोलिएगा n वेरिएबल्स रहे और n इक्वेशंस रहे, तब आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तब आप कैसे उन वेरिएबल्स का वैल्यू को निकालिएगा। आप कहिएगा कि सर n वेरिएबल्स हो ही नहीं सकता, हम बोलेंगे क्यों, तुम बोलोगे कि सर अल्फाबेट तो 26 से होता है, तो फिर n वेरिएबल्स कहाँ से होगा। हम बोलेंगे देखो बाबू, हम इतना तो मूर्ख नहीं है, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, x1, x2, x3, हम लोग ऐसे डॉट 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 xn कर देंगे, है ना, n वेरिएबल्स। इसी वजह से चूंकि अल्फाबेट 26 होता है, इसीलिए वेरिएबल्स हमको n दिखाना होगा, वेरिएबल्स हमको n दिखाना होगा, तो हम लोग इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे, n वेरिएबल्स है और n इक्वेशंस फिर इसी प्रकार से बना देंगे, ठीक है ना। तो n वेरिएबल और n इक्वेशंस में जो छुपा हुआ n वेरिएबल्स का मान यानी कि वैल्यू आप कैसे निकालोगे, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना, कुछ मेथड्स, समझे ना। उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ मेथड्स पढ़ते हैं जिसके मदद से हम लोग निकालते हैं उन वैल्यूज़ को। पहला जो है कि आपका वो मेथड में आता है गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड, जैकोबीज इटरेटिव मेथड, गॉस सीडल मेथड। तो ये सब जो है कि मेथड्स आपको बताएंगे जिसके मदद से ये सब देखिए। अच्छा, ये यहाँ पर समझिएगा बात को, ये मैंने कहा कि इन दो इक्वेशंस में जो दो वेरिएबल्स हैं, इनके वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए या एलिमिनेशन लगा दीजिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दीजिए। तो ये सब, अच्छा इसको भी मैंने बोला सॉल्व करने के लिए आपके पास मेथड है मैट्रिक्स मेथड या फिर क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो ये सबसे डायरेक्ट आंसर आपको तुरंत मिल जाता है ना। और ये सब को हम लोग कहते हैं एनालिटिकल मेथड्स। क्या कहते हैं, एनालिटिकल मेथड्स। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो क्या पढ़ाने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ाने जा रहा हूं, जिसकी मदद से इन सबों को सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। खैर इसमें 2 वाला वेरिएबल और 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल वाला जो है ये क्वेश्चंस हम लोग को नहीं मिलेगा उतना, ठीक है ना, मिलेगा ही नहीं। हम लोग को 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चंस को ही जनरली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और जनरली यहाँ पर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस को किस प्रकार से सॉल्व करें और उनके वैल्यूज को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आशा है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो चलिए अब इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ता हूं कि किस प्रकार से सिस्टम ऑफ n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं आगे की ओर। देखिए बच्चों, अभी यहीं से जो है कि आपका जो है कि चैप्टर 3 स्टार्ट होता है। वो तो पहले क्या क्या था, क्या क्या पढ़ना था, क्या नहीं था, क्या पढ़ क्या है, वो सब मैं चर्चा कर रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए क्या है चैप्टर नंबर 3 में, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। तो यही है सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, जो कि जिसमें आप कह सकते हैं n इक्वेशंस में n वेरिएबल्स है। देखिए n वेरिएबल्स और n इक्वेशंस कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा, a11 x1, a12 x2, a13 x3 डॉट डॉट डॉट, फिर a1j xj प्लस डॉट 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 a1n, है ना। रॉ देखिए रॉ 1 कॉलम n xn, ठीक है ना, इक्वल टू b1, समझ रहे हैं ना। मतलब ये रॉ 1 कॉलम 1 है, ये रॉ 1 कॉलम 2 है, रॉ 1 कॉलम 3 है, रॉ 1 है लेकिन कॉलम नहीं मालूम है तो कॉलम j, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये xj हो गया, समझ गए ना। ये क्या हुआ, देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है तो 2 है, यहाँ पर 3 है 3 है, तो यहाँ पर j है तो यहाँ पर भी j होगा, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, है ना। रॉ 1 कॉलम n है, समझ गए ना। और ये देखिए b1 है। इसी प्रकार से रॉ 2 कॉलम 1 x1, रॉ 2 कॉलम 2 यहाँ पर x2, रॉ 2 कॉलम 3 यहाँ पर x3 डॉट डॉट डॉट, रॉ 2 कॉलम j। देखिए समझिएगा बात को, यहाँ पर 3 है j के जगह पर तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर j है तो यहाँ पर j होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉलम तो नहीं मालूम तो कॉलम j बोल दिया, ठीक है ना। रॉ को i से और कॉलम को j से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए रॉ 2 है और कॉलम n, फिर देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर n है, इक्वल टू v2, समझ गए। इसी प्रकार से ये पूरा चला, ठीक है। इसी प्रकार से ये समझिए,
रॉ नहीं मालूम इस बार, है ना, क्योंकि रॉ कितना नंबर पे आ रहा नहीं मालूम, लेकिन कॉलम तो एक ही नंबर पे आ रहा है, तो रॉ आई कॉलम 1, है ना, x1, यहाँ पर जे की जगह पर 1 है तो यहाँ पर x1। अभी देखिए रॉ आई मालूम नहीं है, लेकिन कॉलम तो 2 ही है, और x2 जे की जगह पर 2 तो यहाँ पर 2, रॉ आई कॉलम 3 है और x3, समझ गए। रॉ आई यहाँ पर रॉ भी नहीं मालूम है, कॉलम भी नहीं मालूम है कि कहाँ पर है, ठीक है ना, तो रॉ आई कॉलम जे, तो यहाँ पर जे है तो यहाँ पर भी जे, प्लस डॉट 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 रॉ आई है, लेकिन क्या है, कॉलम एन है, देखिए कॉलम एन है तो एन हो गया, और एक्स एन, यहाँ पर जे के जगह पर एन है तो यहाँ पर एन, और बी आई कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई है, ठीक है ना। अभी देखिए कंपेयर कर करके आगे बढ़ते हैं, रॉ एन कॉलम 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, देखिए रॉ एन कॉलम 2, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, रॉ एन कॉलम 3 तो यहाँ पर 3 है तो 3 है, और देखिए रॉ एन कॉलम जे, तो यहाँ पर भी जे है तो यहाँ पर भी जे, और रॉ एन कॉलम एन, तो रॉ भी नहीं मालूम कॉलम भी नहीं मालूम कि कहाँ पर है, तो रॉ एन कॉलम एन हो गया, और यहाँ पर एक्स एन, देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या हो गया, एन वेरिएबल्स हो गया, और आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना हो गया, एन इक्वेशंस हो गया, एन इक्वेशंस से, और ये बी एन, ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये चलते गया, एन इक्वेशंस बन रहा है, और यहाँ पर एन वेरिएबल्स भी है, एक्स एन भी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, बी ए सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस इन एन वेरिएबल्स, ठीक है ना, एन इक्वेशंस है और एन वेरिएबल्स है, दैट इज x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मतलब एन वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो इस एन इक्वेशंस में अगर एन वेरिएबल्स है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसके बहुत सारे मेथड्स है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और चलिए इसको पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले इसको उतार लीजिए कॉपी में, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी आपको एन इक्वेशंस एंड एन वेरिएबल्स वाला इक्वेशंस लिख के दिखाया था, उसी को दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए जो भी मैंने उधर लिखा था उसको यहाँ पर सिमेट दिया है, डैट इज ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ए का वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a11 a12 a13, इसको पूरा रख देना है, और x के जगह पर वेरिएबल्स आ जाएंगे x1 x2 डॉट 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 xj डॉट 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 xn, वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। और b के जगह पर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो आपका b1 b2 b3 इधर आपका RHS में था, तो b1 b2 डॉट 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 bi डॉट 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 bn, ठीक है ना। ये तो समझ गए होंगे, वहीं से उसको भी लिख दिया है ना, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ठीक है, तो इतना क्लियर है। अभी देखिए आगे मैं और भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को, इसी चीज़ को सॉल्व करके इसी चीज़ से हम लोग x1 का वैल्यू निकालते हैं, x2 का वैल्यू निकालते हैं, xn का वैल्यू निकालते हैं। करते क्या है हम लोग, करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स को रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है ना, क्या बनाएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं, और इधर वाले को पूरा जीरो कर देते हैं, इधर वाले को पूरा जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। और इधर वाले को देखिए, इधर वाले को रहने देते हैं, और इसी का मदद से फिर हम लोग जो है कि x1 x2 x3 का वैल्यू निकालते हैं। ये पहला तरीका होता है। या दूसरा तरीका ये होता है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को रहने देते हैं, और बाकी बात को इधर से भी हटा देते हैं और इधर से भी हटा देते हैं, और सिंपली हम लोग कंपेयर करके x1 x2 x3 का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो ये सब मैं बताऊंगा कि कैसे करके a1 x1 x2 x3 डॉट 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 xn इन वेरिएबल्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर दो वेरिएबल्स और दो इक्वेशंस रहे तो उसमें तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तीन वेरिएबल्स तीन इक्वेशंस रहे तो भी हम लोग उसमें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं उन वेरिएबल्स का मान, उन वेरिएबल्स का वैल्यू। लेकिन अगर n वेरिएबल्स रहे, n वेरिएबल्स आप देख रहे हैं, n वेरिएबल्स रहे तो इनके वैल्यूज को कैसे निकालते हैं, तो आइए उन मेथड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं ना। तो चलिए अब आगे मूव करते। देखिए तो दिस यहाँ पर देखिएगा न्यूमेरिकली जितना लिखा था वो इरेज किया, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा न्यूमेरिकली हम लोग सॉल्व करेंगे इन इक्वेशंस को। न्यूमेरिकल मेथड्स कैन बी जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। तो दो टाइप्स में न्यूमेरिकल मेथड को भी डिवाइड किया गया है। पहला तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, जिसको इटरेटिव मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली एक ही स्टेप में जो है कि आंसर आ जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू या फिर x1 x2 x3 डॉट 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 का वैल्यू। और इनडायरेक्ट मेथड में जो है कि बार बार एक ही प्रोसेस को करना पड़ेगा। इटरेटिव मेथड इसीलिए नाम है, जैसे बाइसेक्शन में करते थे, रेगुला फाल्सी में करते थे, सीकेंड में करते थे, न्यूटन रैप्सन मेथड में करते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको कैमर्स रूल कहते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं क्लास 12 से। मेथड ऑफ सॉल्यूशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये भी चीज़ आप लोग जानते हैं क्लास 12 से, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम लोग इनवर्स निकालते थे,
है ना। पहले तो डिटर्मिनेंट ए का निकालते थे, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं होता था तो फिर हम लोग कहते थे कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और फिर हम लोग इन्वर्स एग्जिस्ट जब करता था तो फिर एडजॉइंट निकालते थे, और एडजॉइंट निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करते थे, ax इक्वल टू बी, आपको याद होगा ax इक्वल टू बी, और यहाँ पर एक और हम लोग इस्तेमाल करते थे, याद कीजिए ax इक्वल टू बी, ठीक है ना। और इसके बाद फिर लास्ट में हम लोग क्या करते थे, x बराबर समथिंग हम लोग क्या करते थे, a इंटू ए इनवर्स या कुछ समथिंग ऐसा ही करते थे, ठीक है ना। आप लोग को याद होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ हालांकि आप लोग जानते भी होंगे, ये क्लास 12th में ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हम बता देंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इस पर हम लोग बात कर लेंगे। देखिए कैसे होता था, देखिए x बराबर फिर a इनवर्स b हम लोग निकालते थे, ठीक है ना। यही चीज़ हम लोग करते थे। तो पहले हम लोग a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते थे, अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसका कहते थे कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर a इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करते थे और x का वैल्यू निकालते थे। ये आपको रूल मालूम होगा, ये आपको 6 नंबर का आता था 12th में, है ना। तो ये चीज़ आपको मालूम है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। और देखिए नेक्स्ट है गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, इसी चीज़ को आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है, ठीक है ना। इसको मैं पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ाऊंगा गॉसेस जॉर्डन मेथड, ठीक है ना, साथ में जॉर्डन मेथड भी पढ़ाएंगे, है ना। और इससे ज़्यादा ये जो है कि जल्दी आंसर्स को फाइंड आउट करता है, ये थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन इसमें इन दो मेथड्स में आंसर डायरेक्ट आता है, ठीक। तो अब आपको जो है कि लास्ट इनडायरेक्ट मेथड पढ़ाएंगे और फिर ये आज का कंप्लीट होगा टॉपिक, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। देखिए ये मैंने अभी अभी आपको जो है कि डिस्कस किया कि डायरेक्ट मेथड के कितने टाइप होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड के, यानी कि इटरेटिव मेथड के बहुत सारे टाइप नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में 4 टाइप थे और इनडायरेक्ट मेथड में ओनली जो है कि 2 ही टाइप हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली जो है कि आंसर्स आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, मतलब x1 x2 x3 डॉट 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 इन सभी का जो वैल्यूज़ है ना, ये डायरेक्ट आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे बाइसेक्शन में आप जो है कि 1 स्टेप 2 स्टेप फिर 3 स्टेप, जितना आप स्टेप लेते थे आप आंसर को उतने ही एक्यूरेट या एक्यूरेसी तक फाइंड आउट कर पाते थे, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे इनडायरेक्ट मेथड यानी कि इटरेटिव मेथड में, है ना। देखिए 2 मेथड्स है, जैकोबीज इटरेटिव मेथड और दूसरा है गॉस सीडल मेथड। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका आंसर्स आएगा वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, है ना। जो आपका आंसर्स आएगा वो क्या आएगा, अप्रॉक्स में आएगा और थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, मतलब इसमें टाइम लगेगा आपका, है ना। हो सकता है एक क्वेश्चन को बनाने में शुरू में आपको 1 घंटा लग जाए या 1.5 घंटा लग जाए, लेकिन बाद में आपका हाथ फास्ट हो जाएगा तो मोटा मोटी 10 से 15 मिनट लगना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और कैलकुलेटर की मदद से ही बनाना है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने देना जरूरी है और देगा भी एग्जाम सेंटर वाले, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर कहीं आर्ट्स कॉलेज में पड़ जाता है तो वहाँ पर आप अपने अधिकार के खिलाफ, है ना, आप जो है कि क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। अगर वो जानते नहीं हैं, आर्ट्स वाले बहुत जन जानते नहीं हैं, टीचर्स लोग नहीं जानते हैं कि हाँ कैलकुलेटर वगैरह बच्चों को इस्तेमाल करने देना है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि नहीं, हम लोग को जो है कि ये अधिकार है। आप जो है कि सिलेबस भी दिखा सकते हैं, सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करने का अलाउ है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 2 मेथड्स, ये सब जो भी मेथड्स हैं ये थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड्स हैं, ये सब मैं सब डिस्कस करूंगा आने वाले क्लासेस के अंदर, ठीक है। और सभी के बारे में एक एक करके डील करूंगा नेक्स्ट क्लास से, और नेक्स्ट क्लास से जो है कि स्टार्ट करूंगा गॉस एलिमिनेशन एंड बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।